नमस्कार। आज हम हिंदी नेट तैयारक के कहानी यूनिट से दूसरी कहानी देखने वाले हैं। धुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की उर्फ बंगो महिला। धुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंगो महिला। श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु 1912 में हुआ था। बंगो महिला घोष द्वारा लिखित धुलाई वाली कहानी 1907 की सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह रचना हास्य सृजन की परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन है। धुलाई वाली कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। कला की दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी है। राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया। इस कहानी को लेखिका ने हास्य कहानी के रूप में लिखा है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन तथा स्त्री पुरुष की सोच, उनके मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण किया है। कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होता है। कहानी के पात्र वंशीधर, मुख्य पात्र जो इलाहाबाद का निवासी है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई जो हंसमुख व्यक्ति है। जानकी देवी वंशीधर की पत्नी एक गृहस्थ महिला है। सीता वंशीधर की साली है। लाठीवाल ट्रेन में एक यात्री है। अन्य पात्र नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं है। वंशीधर की सास, साला, साली, इक्केवाला आदि। कहानी काशी जी के द्वारकाश्वेर घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोंदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपटे हुए भीगी धोती और दूसरे में सुर्ती की गोलियां की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोंदलिया की बड़ी तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। वासोपयोगी यानी रहने योग्य यानी वास करने उपयोगी जगह थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इसी बात को सुनकर स्त्री एक आश्चर्य युक्त होकर और झुझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्या भला, आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अब भी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगलसर राय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं ईट नहा छोड़कर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पीकर चले चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बटा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकेंगे नहीं। जरूर ही उसके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्या किस बात से? उसकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्टा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पुड़िया काढ़ रही थी।
कि इतने में जाने कहाँ से आकर नंवर चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर से गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे इसकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उसके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरी क्या खाने लगी। इतना कहकर वंशधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देव की आंखें भर आई और सड़ा सावन की ऐसी एड़ी लग गई। तो बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा करने आए हैं। ससुराल में एक साली, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इसके दूर के नाते में ममेरे भाई है, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहराई मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिल है। उसी दर बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती है। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था जब आगे की सी नहीं थी कि 2-2, 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवाय और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कोई पूछते, एक कहानी है जो सो भी इस समय कही गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले की कान बचाकर जानकी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूलाए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था जो भूल गए, विलायती पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे, 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे ही का टिकट लूँ तो?
इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पर करके मुगलसराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहकते रहते। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी लांधने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहराए गए, तेरह गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आए। मुझे अच्छा लल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगे, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। इसी गाड़ी में बंशीधर बैठे रहे। उसके सब कमरों में मिलकर कुल 10 ही 12 स्त्रियां पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ पगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। अंक 3। मिर्ज़ापुर के पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसीलिए आप इट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोए। एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठे। एक खुमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़िया और मिठाई लेकर निराला में बैठ अपने उन्हीं ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सूंध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है। वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि बहुत चलते तो वे इस समय 1.5 में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी से बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचानक थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी, कहने लगे, अरे इनकर मनई तो नहीं आइले हो, देखो रेवल कथरन। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हो ये। पहली, दूर वरे ही, ई जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी, तहु हो भूल तो कहूँ,
कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौने गाँव उतरूं बेटा? मिर्जापुर चढ़ी हुई ना? इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहा तबरू होए आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव ही गोइया? पहली, अरे नहीं जनाए पेयाई जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जानित ले, कहिए कि नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 ताई नहाए चुकी हुई। ऐसो हुई सोमवारी वह गहन डाका लाग रहा, तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली आवे जाए के तो सब उतरे जात बटते लाटे, फून यह सजाए तो बिचारो विपत में न पड़त पाटी। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकट कटौली, मोगल के सराय उतरलही, होदे पुणे चढ़लाई। दूसरी, ऐसे एक दाड़ हम आवत रहे, एक मिली औरो मेरे घंटे रहे, एक कोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से ही जुतरैया गड़िया बोली, अब भैया ऊ गड़ा फड़ा नारियल ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, गड़िया गली दही नाई काहे के खड़ी हो। पहले, ऊ मेहरवाऊ बड़ी उजबच रहे, भला केहू कि चिल्लाए से रोलियो कहू बड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। तब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बनाए करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करते जाते थे। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिया पल्ले बायद नाई, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ता ताई ले मुसिलिया लेई। अरे इहो तो नहीं कि दूर से आवत रही ले, फरागत के बदे उतर ले। चौथी, हम तो इसके संगे के आदमी तो देखबो ना कही गयू। तीसरी, हम देखे रही लो हो, मजा टोपी दिहले रहने दो को। इस तरह उसकी पेशी और पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर उठ उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्री है। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इसको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे कही के कैसहू पूछ कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कई उस बेचारी को सजा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। कोई सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी छीट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाए पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर अचानक इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला, क भैया, जो केहू बिन टिकट के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही नहीं चलत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुता तनहु टिकट लेई के चल दिएले। किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके तेवर छीनकर रफूचक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्ला कहा,
खुल्म खुल्ला कहा बाबूजी कुछ हमारो साझा। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। अंक 4। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वही उतरना था। उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी तो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। तब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लेट कर आए तो किसी को न पाया, और यह सब कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारे ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसे गजब तुमने किया है। ऐसे हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ता से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था। हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर के इत्तला कर देता तो बखड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। धन्यवाद। अगर कहानी यूनिट की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बात यह आपने नहीं देखी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक है। धन्यवाद।